हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 18 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इफेक्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ आयन बताया था। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड के स्ट्रेंथ के ऊपर मेसोमेरिक इफेक्ट की क्या प्रभाव पड़ती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड के स्ट्रेंथ के ऊपर मेसोमेरिक इफेक्ट की क्या प्रभाव पड़ती है। तो इफेक्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड के स्ट्रेंथ के ऊपर मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाई position of dissociation of acid in water at equilibrium. Greater will dissociation of acid in water at equilibrium, higher will acidic strength. तो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करा था कि आर्हेनियस के अनुसार जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड strength of an acid is determined by position of dissociation of acid in water at equilibrium. तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो निर्धारित होती है कि एसिड कितनी मात्रा में अपने आयन में टूटा है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम मतलब जब डिसोसिएशन अस्थिर हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। ग्रेटर बिल dissociation of acid in water at equilibrium, higher bill acidic strength. तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिटरमाइंड बाई पोजिशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। आर्हेनियस साहब का कहना था कि किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो निर्धारित होती है कि एसिड इक्विलिब्रियम पर कितनी मात्रा में अपने आयन में टूटा है। जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी एसिड की वाटर में एट इक्विलिब्रियम उतनी ज़्यादा एसिडिक का स्ट्रेंथ होगी। जैसे अगर हम लोग कोई एसिड HA ले लें और इसे वाटर में डाल दें तो ये डिसोसिएट करेगी किस में, H+ और अपने एनायन। तो जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अगर मान लेते हैं कि K इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो K इक्वल टू क्या होगा, आपने पढ़ा है कि हर केमिकल रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हर आयनिक डिसोसिएशन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है फिक्स टेम्परेचर पर। तो अगर K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है तो किसी भी एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखी जाती है। एसिड को पानी में डाल दीजिए, घुल जाएगा, अपने आयन में टूटेगा, कुछ देर के बाद उसकी डिसोसिएशन स्थिर हो जाएगी। तो जब डिसोसिएशन स्थिर होगी उस समय जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है इसकी रेशो की हम लोग क्या कहेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में एसिड डिसोसिएट होगी
उतनी ज्यादा A माइनस एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। जितनी ज्यादा A माइनस एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा K की वैल्यू होगी। मतलब सिंपली हम लोग कहते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस एट इक्विलिब्रियम या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विलिब्रियम। तो जितनी ज्यादा H प्लस और A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पर, मतलब जितना ज्यादा ये टूट के अपने आप में आएगा उतनी ज्यादा K वैल्यू होगी। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है K वैल्यू। जिस एसिड की K वैल्यू मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब ये ज्यादा वैल्यू क्यों हुई, कौन सी एसिड ज्यादा मात्रा में टूटेगा, तो वह एसिड ज्यादा मात्रा में टूटता है जिसकी एनाइन मोर स्टेबल होगी। अगर ये मोर स्टेबल हुई तो ज्यादा मात्रा में टूट कर आएगा। यदि A माइनस मतलब कंजुगेट बेस ऑफ एसिड मतलब एनाइन ऑफ एसिड, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एनाइन ऑफ एसिड की मतलब कंजुगेट बेस ऑफ एसिड की, उतनी ज्यादा मात्रा में टूट करके अपने कॉरेस्पॉन्डिंग में आएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A माइनस और H प्लस, मतलब जितनी ज्यादा H प्लस और A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा डिसोसिएशन होगी, मतलब उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और जितनी ज्यादा H प्लस और A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा K वैल्यू होगी। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी K, या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, और इसी को हम लोग कहते हैं एनाइन ऑफ एसिड, या इसे हम लोग कह देते हैं क्या, एनाइन ऑफ एसिड। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है K वैल्यू की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ऑफ एसिड मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा मात्रा में एसिड H प्लस और अपने एनाइन में टूटेगा, मतलब उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। ग्रेटर विल डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम, हायर विल एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर कोई एसिड को आपने पानी में डाला तो डिजॉल्व और डिसोसिएट होगी धीरे धीरे, इसमें टूटता जाएगा, टूटते जाएगा। कुछ समय के बाद जब डिसोसिएशन शुरू हो जाएंगी उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद में रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो जितनी ज्यादा मात्रा में टूटेगा उतनी ज्यादा H प्लस और A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा K वैल्यू होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी A माइनस कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस, या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई K वैल्यू की। K वैल्यू मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट की। तो जी एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट उतनी जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये एसिड मोर अमाउंट में कब टूटेगा, ये एसिड क्वालिटेटिवली गुणात्मक रूप से ये एसिड मोर अमाउंट में कब टूटेगा, तो जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड होगी, जितनी कंजुगेट बेस ऑफ एसिड क्या होता है, तो किसी एसिड से एक H प्लस निकाल लीजिए। किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, तो अगर एसिड है उसका कंजुगेट बेस लिखना है तो एक H प्लस निकाल लीजिए। किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, तो इसे एक H प्लस को निकाल लीजिए। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड होगी, मतलब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड होगी उतनी ज्यादा डिसोसिएशन होगी एसिड की इक्विलिब्रियम पर, मतलब उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। मतलब 10 इस प्रकार से मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एसिड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड या एनायन ऑफ एसिड। मतलब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड होगी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग: मोनोसब्स्टिट्यूएंट फिनॉल। करें इन सारे मोनोसब्स्टिट्यूएंट फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए। दिस वन, ये पारानाइट्रोफिनॉल है,
पारानाइट्रोफिनॉल, ये पारामिथॉक्सीफिनॉल, ये पाराक्लोरोफिनॉल, ये पाराक्लोरोफिनॉल, और ये पारामिथाइलफिनॉल, और एक सिंपल फिनॉल मिलते हैं दिस। तो इन सब की ये सारे मोनोसब्स्टिट्यूएंट फिनॉल है। एक सिंपल फिनॉल भी ले लेते हैं, चलिए एक्स्ट्रा में। करें इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो अभी जस्ट मैं बता रहा था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है, अभी जस्ट मैं बता था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। तो इन सब की अगर हम लोग कंजुगेट बेस लिखें तो यहां से H+ निकाल दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? किसी भी एसिड की अगर कंजुगेट बेस लिखनी है तो क्या करें? तो उसे H+ को निकाल दीजिए। यह H+ कौन सी? तो एसिडिक कार्बन कौन सी होती है? तो फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होता है दिस। तो ये क्या है? तो यहां से H+ अगर आप निकाल देंगे तो पारा नाइट्रोफिन ऑक्साइड हो जाएंगे, ये O- NO2। ऑब्वियसली ये पारामिथॉक्सीफिन ऑक्साइड हो जाएंगे दिस वन, और ये पाराक्लोरोफिनॉक्साइड आयन हो जाएंगे, और ये पारामिथाइल फिनॉक्साइड आयन हो जाएंगे, और ये सिंपल फिनॉक्साइड, ये सिंपल फिनॉक्साइड होंगे। तो ध्यान दीजिए NO2 के बारे में मैंने आपको बताया था कि NO2 क्या होती है। तो NO2 -M एंड -I ग्रुप होती है। -M क्योंकि NO2 में नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जिसके कारण बाय मल्टीपल बॉन्ड, जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। तो फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या करेगा? तो कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन को खींचता है। मतलब कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला -M ग्रुप और कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला +M ग्रुप। तो ये -M ग्रुप क्यों है? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है मल्टीपल बॉन्ड से, जिसके कारण इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो ये क्या करेगा? तो कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये -M ग्रुप है। और आप जानते हैं यदि फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हुई तो -I ग्रुप होती है। तो ये -I। उस तरह से OCH3 क्या है? तो OCH3 के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? तो +M एंड -I ग्रुप है, +M एंड -I। कि क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यदि फर्स्ट एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है कार्बन से, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या करेगा? तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन होगी ऑक्सीजन की तरफ खिंचाई जाएगी। तो अगर फर्स्ट एटम पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज आ जाए और लोन पेयर हो तो वो क्या करता है? तो पाई इलेक्ट्रॉन को, कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, मतलब डोनेट करता है, मतलब ये +M ग्रुप हो गई। और यदि फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो क्या होगा? तो -I। तो +M और -I। हैलोजन के केस में आपको मैंने बताया था एक्सेप्शनली कि हैलोजन की जो हैलोजन ऐसे क्या है? तो हैलोजन एक
प्लस एम ग्रुप है, लेकिन इसकी प्लस एम पावर बहुत ही वीक होती है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से वीक होती है, इसलिए हम लोग इसमें जनरली क्या कहते हैं, ऑब्वियसली ये माइनस आई है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, एंड नेग्लिजिबल प्लस एम होता है, एंड नेग्लिजिबल मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, एंड नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल क्या होता है, तो प्लस एम, मतलब हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, तो ये इसका माइनस आई लेते हैं। CH3 के बारे में अभी जस्ट आपने पढ़ा है, ये क्या है, तो प्लस आई ग्रुप है, आगे और पढ़ेंगे, ये प्लस H ग्रुप भी होती है ना, हाइपर कंजुगेशन में भी जस्ट ध्यान रखिए, ये क्या है, तो प्लस आई ग्रुप है। तो ये हमने मोनो सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल के ऊपर मौजूद जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके बारे में पता किया कि ये प्लस एम ग्रुप है कि माइनस एम ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है कि माइनस आई ग्रुप है। अब आपको मैंने बताया है कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होती है एज कॉम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसलिए पहले हम मेजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। तो फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट से आप क्या कहेंगे, तो फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट से आप कहेंगे, अब जरा देखिए जी NO2 माइनस एम ग्रुप है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट यदि माइनस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होता है, यदि माइनस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होता है तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, ये ऑर्थो पोजिशन अगल बगल वाली पोजिशन ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। तो यदि माइनस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होती है तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पर पॉजिटिव चार्ज पैदा करेगा, और अगर प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होती है तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, मेटा पोजिशन अनअफेक्टेड होगी। तो यदि माइनस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होता है तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज, और अगर प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होती है तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। और क्लोरीन का जो प्लस एम पावर होता है नेग्लिजिबल होता है, उसे अपन नगण्य नहीं मानते हैं, नेग्लिजिबल प्लस एम है ना, ये नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं, निगलेक्ट प्लस एम, यहां पर क्या करें, तो निगलेक्ट प्लस एम, इसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो पहले मेजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट मोर पावरफुल होती है। तो यहां पर जरा देखिए, यहां पॉजिटिव चार्ज आने से, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट जाएगी, जबकि यहां पर नेगेटिव चार्ज आने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा बहुत, ध्यान दीजिए मेजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, दूरी से कोई अंतर नहीं पड़ता। मेजोमेरिक इफेक्ट का प्रभाव सारे कंजुगेट पोजीशन पर सेम होती है, मेजोमेरिक इफेक्ट का जो प्रभाव होता है वो सारे कंजुगेट पोजीशन पर सेम होती है, मतलब जितना इफेक्ट यहां पर होगा उतना ही इफेक्ट, जितना इफेक्ट यहां पर होगा उतना ही यहां पर होगा, यहां पर होगा। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट जाएगी और नेगेटिव चार्ज आने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज आने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटेगी तो बहुत ज्यादा घट जाएंगी, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाएंगी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा, अगर वो घटाएगा तो ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देगा और बढ़ाएगा तो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देगा। इस कारण से यहां पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा सबसे कम और यहां पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा सबसे ज्यादा। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा सबसे कम, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अगर चार्ज की मात्रा कम, स्टेबिलिटी ऑफ आयन क्या होती है? तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी के बारे में आपको हमने बताया था कि जो स्टेबिलिटी होती है आयन की, जो स्टेबिलिटी होती है आयन की वह क्या होती है? जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो अमाउंट ऑफ चार्ज के, अमाउंट ऑफ चार्ज के, मतलब जिसके ऊपर चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और जिसके ऊपर कम चार्ज की मात्रा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट क्या कहेंगे? तो जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने से इसके ऊपर चार्ज की मात्रा सबसे कम और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने से इसके ऊपर चार्ज की मात्रा सबसे ज़्यादा। कि सबसे ज़्यादा क्यों, इन सबको क्यों नहीं कंसीडर करें? क्योंकि हम मेजोमेरिक इफेक्ट है, पावरफुल इफेक्ट है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट से अगर चार्ज घटेगा तो बहुत ज़्यादा और चार्ज बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएंगी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट जाने से
इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज के। अगर आयन के पास कम चार्ज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यदि आयन के पास मोर चार्ज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ऑब्वियसली फ्रॉम मेसोमेरिक इफेक्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ जो स्टेबिलिटी है, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट की हो जाएंगी, तो फर्स्ट की सबसे ज़्यादा और सेकेंड की सबसे कम, और बीच में क्या हो जाएगा, तो ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस ये हो जाएंगी स्टेबिलिटी। तो फ्रॉम मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या होगी, तो जो स्टेबिलिटी हो जाएंगी वो फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, सेकेंड की सबसे कम, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ गया, अब बीच में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट, अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से जाएंगे। तो ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पुशिंग और पुलिंग होती है। इंडक्टिव जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होती है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की, कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की पुशिंग और पुलिंग होती है। यदि माइनस आई ग्रुप रहा है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और प्लस आई ग्रुप रहेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ, लेकिन इसकी प्रभाव कहाँ पर चली जाएंगी, तो यहाँ चली जाएंगी। अब CH3 प्लस आई ग्रुप है, तो ये प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो पुश करेगा यहाँ पर, और इसकी इफेक्ट यहाँ चली जाएगी, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ट्रांसमिट कर जाता है एक एंड से दूसरे एंड तक थ्रू सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की, मतलब सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी या तो पुलिंग होती है या पुशिंग होती है। तो जो माइनस आई ग्रुप होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, और जो प्लस आई ग्रुप होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो बेसिक यहाँ पर क्या होंगी, तो ये क्लोरीन जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ, तो ये खिंचाते इफेक्ट पड़ जाएगी यहाँ पर, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिसकना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पुशिंग होगी। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर गया मतलब इलेक्ट्रॉन इधर खिसका मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, तो ये जो माइनस आई ग्रुप है वो निगेटिव चार्ज की मात्रा को घटा रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा, निगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा रहा, और बीच में ये है, इसके ऊपर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं, मतलब कोई इफेक्ट नहीं। तो आप इंडक्टिव इफेक्ट से कह सकते हैं कि जो थर्ड में निगेटिव चार्ज की मात्रा घट रही है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। जितना कम चार्ज होता चला जाए उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जबकि फोर्थ में निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ रही, क्योंकि यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा, तो पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर खिसकता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन खिसकना मतलब नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ना, थोड़ा सा खिसक जाएगा, यहां पर जो होगी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर खिसक आएगा। तो यहां पर निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज, आपको मैंने बताया था चार्ज एक तरह का लोड होता है, आयन के ऊपर जितनी ज्यादा चार्ज होती चली जाएंगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी घटती चली जाती है। तो बेसिक फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो इंडक्टिव इफेक्ट से आप कहेंगे जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो इंडक्टिव इफेक्ट से कहेंगे स्टेबिलिटी किसकी, तो थर्ड की सबसे ज्यादा, फोर्थ की सबसे कम, और बीच में क्या हो जाएंगे, तो फिफ्थ। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होगी, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो ये फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद किसकी, तो सेकेंड। तो जिस एसिड की कंजुगेट बेस जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, जिस एसिड की कंजुगेट बेस जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडी का स्ट्रेंथ। इसलिए जो एसिडी का स्ट्रेंथ होगी वो क्या होंगी, तो जो एसिडी का स्ट्रेंथ होगी वो किसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो फर्स्ट विल मोर एसिडिक देन थर्ड, विल मोर एसिडिक देन फिफ्थ, विल मोर एसिडिक देन फोर्थ, विल मोर एसिडिक देन सेकेंड। तो ये क्या हो गई, इसकी एसिडिटी ऑर्डर हो गई, ये इसकी क्या हो गई, तो एसिडिटी ऑर्डर हो गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो जे में पूछा है, मैच द के वैल्यूज, करें सबकी के वैल्यूज को मैच करिए।
ये बेंजोइक एसिड है, ये पारा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, ये पारा क्लोरोबेंजोइक एसिड है, ये पारा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, और ये पारा मिथाइल बेंजोइक एसिड है। तो अभी जस्ट यहां पर मोनोसब्स्टिट्यूटेंट फिनॉल बताया था, ये मोनोसब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड है। तो जैसे इन सारे में आपने देखा था जो NO2 सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये निगेटिव चार्ज की मात्रा को स्ट्रांगली डिक्रीज करता है, ग्रेटली डिक्रीज करता है, इसके कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। जबकि OCH3 होने के कारण क्या है, प्लस M ग्रुप है, वो चार्ज को बढ़ाता है, इस कारण से एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। मतलब इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो B की, और सबसे कम किसकी होगी, तो D की। तो इन चारों में देखिए किसकी K वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये इसके कॉलम 2 में क्या है, ये K वैल्यू दिया हुआ है एसिड का। तो यहां पर 3, अब इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी होगी, यहां पर सबसे ज्यादा K वैल्यू कहां पर है, तो ये 3.3 इंटू 10⁻⁵, ये 10.2 इंटू 10⁻⁵, ये 10.6 इंटू 10⁻⁵, ये 6.4 इंटू 10⁻⁵, ये 6.2 इंटू 10⁻⁵। तो सबसे ज्यादा K वैल्यू कहां पर लिखा हुआ है, तो दिस वन, मतलब इसके लिए मैच कर गया। और सबसे कम K वैल्यू कहां पर है, तो सबसे कम K वैल्यू कहां पर है, 6.2, ये 6.4, ये 3.3। तो इसका मतलब ये OCH3 है यहां पर, इसके एसिडिकेशन सबसे कम। उसके बाद किसकी होगी, तो क्लोरीन वाली, इसका किसकी, तो क्लोरीन की। तब ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी, इससे जस्ट कम कौन सी है, तो दिस, इसकी ये हो जाएगी। उसके बाद किसकी वैल्यू है, उसके बाद किसकी वैल्यू है, 10.2 से जस्ट कौन कम है, तो ये 6.4 इंटू 10⁻⁵। तो ये किसकी होगी, तो ये बेंजोइक एसिड की हो जाएगी दिसमें ये। उसके बाद किसकी होगी, तो ऑब्वियसली ये CH3COOH की, मतलब दिस। तो अगर मैच करा करके हम लोग लिखें, सेम टू सेम है, बस यहां पर क्या कर दिया गया है, तो फिनॉल के जगह पर, मतलब OH के जगह पर COOH है, बाकी सेम टू सेम है ये। तो ऑब्वियसली यहां पर अपन मैच करके लिख सकते हैं क्या, तो यहां पर मैचिंग हो गई कि जी A की होगी क्या, A का मैच कर रहा कौन सा, A का मैच कर जा रहा फोर्थ ना, फोर्थ, ये फोर्थ। B का मैच कर जा रहा कौन सा, तो B का मैच कर जा रहा थर्ड। C का मैच कर जा रहा कौन सा, तो सेकेंड। और D का मैच कर जा रहा कौन सा, तो D का मैच कर जा रहा क्या, तो फर्स्ट, सबसे कम K वैल्यू है, ठीक है। और E का मैच कर जा रहा कौन सा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। उसका क्लोरीन ये, ठीक है। नाउ अनदर एग्जाम्पल कि y acidity of carboxylic acid, y acidity of carboxylic acid is higher than phenol। क्यों एसिडिटी कार्बोलिक एसिड की ज्यादा होती है फिनॉल से? तो आपको मैंने जैसे अभी बताया था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, मतलब एसिड स्टेबिलिटी ऑफ एनान ऑफ एसिड। तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, या कि स्टेबिलिटी ऑफ एनान ऑफ एसिड। तो यदि आप कोई भी कार्बोलिक एसिड लीजिए RCOOH, इसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, तो किसी एसिड की अगर कंजुगेट बेस लिखनी है तो ये हो जाएगा क्या, तो RCOO-H+। किसी भी एसिड की अगर कंजुगेट बेस लिखनी है तो उसी एक H+ को निकाल दीजिए, तो ये क्या हो गया, तो कार्बोक्सिलेट आयन, कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, एक कार्बोक्सिलेट आयन हो गया।
जबकि फिनॉल्स दैट इज C6H5OH, इसकी कंजुगेट बेस लिखनी है तो किसी एसिड की अगर कंजुगेट बेस लिखनी है तो H+ निकालिए C6H5O- H+, इट इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड आयन। तो करा वाई एसिडिटी ऑफ कार्बोलिक एसिड इज हायर देन फिनॉल, करा क्यों एसिडिटी कार्बोलिक एसिड की ज्यादा होती है फिनॉल से, कि वाई एसिडिटी ऑफ कार्बोलिक एसिड इज हायर देन फिनॉल। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। तो ये कार्बोलिक एसिड है, इसे एक H+ से निकाल देती है कार्बोलेट आयन, ये फिनॉल इसे एक H+ को निकाल दीजिए फिनॉक्साइड आयन। तो जिस एसिड की एनायन मोर स्टेबल होगी उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हायर होगी। जिस एसिड की एनायन मोर स्टेबल होगी, जिस एसिड की एनायन मोर स्टेबल होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हायर होगी। जिस एसिड की एनायन, जिस एसिड की कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हायर होगी। तो आपने पढ़ा यहां पर जो कार्बोलेट आयन है हियर, जो कार्बोलेट आयन है हियर, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कार्बोलेट आयन जो है ऑब्वियसली ये क्या करेगा? तो ये नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये रिपेल करेगा पाई इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या हुआ? तो ये RCO-, ये डबल बॉन्ड, ये क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या? एक समान है बिल्कुल, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जबकि फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड मतलब C6H5O-, C6H5O-, ये फिनॉक्साइड नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या करेगा? तो पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे? तो दिस वन, ये आपको हो जाएगा ये डबल बॉन्ड हो, ये माइनस, ये फिर ये इधर आएंगे, ये इधर आ जाएगा। तो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये फिर ये इधर आएगा। ऑलरेडी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस वन। तो ध्यान दीजिए फिनॉक्साइड आयन में, फिनॉक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो नॉन इक्विवेलेंट है। ये क्या है? तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या? तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि क्यों एसिडिटी कार्बोलिक एसिड की ज्यादा होती है फिनॉल से? कार्बोलिक एसिड मोर एसिडिक होता है किससे? तो फिनॉल से। क्यों कार्बोलिक एसिड मोर एसिडिक होता है फिनॉल से? तो हमने पढ़ा कि किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड की। जिस एसिड की कंजुगेट बेस जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जिस एसिड की कंजुगेट बेस जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, जिस एसिड की कंजुगेट बेस जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो किसी भी एसिड की अगर हमें कंजुगेट बेस लिखनी है, किसी एसिड की अगर हमें कंजुगेट बेस लिखनी है तो उसे H+ को निकाल देंगे। तो इस एसिड की कंजुगेट बेस क्या होगी? तो ये कार्बोलेट आयन। फिनॉल की कंजुगेट बेस क्या होगी? तो H+ फिनॉक्साइड आयन। अब देखिए जो कार्बोलेट आयन है वो देता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो फिनॉक्साइड आयन देता है वो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमेशा मोर स्टेबल होती है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमेशा मोर स्टेबल होती है किससे? तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। इस कारण से जो एसिडिटी होती है कार्बोलिक एसिड की ज्यादा होती है किससे? तो फिनॉल से। तो हम यहां पर कहेंगे कि एज कार्बोजिलेट आयन, कार्बोलेट आयन क्या करता है? एज कार्बोलेट आयन गिव्स ऑब्वियसली या कि फॉर्म, ये फॉर्म करता क्या? तो इक्विवेलेंट, ये फॉर्म करता इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वाइल जो फिनॉक्साइड आयन होती है, वाइल फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता क्या? तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली स्पेसीज मतलब वैसे आयन, स्पेसीज कहने का मतलब कोई भी आयन हो, स्पेसीज गिव्स इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल मोर स्टेबल, वो मोर स्टेबल होता है किससे? तो स्पेसीज गिविंग
जो गिव्स नॉन इक्विवेलेंट मतलब एक समान वाला नहीं है, ये एक समान बिल्कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एक समान नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो इसीलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिटी होती है किसकी, तो ऑफ कार्बोलिक एसिड इज हायर देन फिनॉल। इस कारण से जो एसिडिटी होती है किसकी, तो कार्बोलिक एसिड की ज्यादा होती है फिनॉल से। तो इसे ध्यान रखेंगे। सामान्य तौर पर हमें लगता है कि जो फिनॉल है, फिनॉल की कंजुगेट बेस होगी फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन में मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसे मोर स्टेबल। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। मतलब वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो ज्यादा स्टेबल होती है। ये समान तौर पर कॉन्सेप्ट है कि वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वह मोर स्टेबल होता है, जबकि यहां पर इसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है इससे। मतलब कार्बोलेट आयन मोर स्टेबल होती है किससे, फिनॉक्साइड आयन की। यद्यपि कार्बोलेट आयन में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो उसका कारण क्या है, तो कार्बोलेट आयन फॉर्म करता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जबकि फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वैसे कंजुगेटेड सिस्टम, ये तो सही है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। मतलब वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा वो ज्यादा स्टेबल होगी। लेकिन उसमें एक्सेप्शन होता है कि वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो फॉर्म करता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो देता है हमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो हमेशा मोर स्टेबल होता है किससे, तो वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो हमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। तो ऑब्वियसली जो कार्बोलिक एसिड है वो देता क्या आपको, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जबकि फिनॉल देता क्या है, फिनॉल की जो कंजुगेट बेस है वो क्या देता है, तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वैसे स्पेसिस जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है वैसे स्पेसिस से जो हमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। इसलिए कार्बोलिक एसिड मोर एसिडिक होती है किससे, तो फिनॉल से। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि कार्बोलिक एसिड मोर एसिडिक होता है किससे, फिनॉल से। ओके, तो एक एग्जाम्पल है, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। सिंपल फिनॉल है, ये पाराक्लोरोफिनॉल है, ये बेंजोइक एसिड है, ये पारामिथाइल बेंजोइक एसिड है। करें इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो ध्यान दीजिए ये कार्बोलिक एसिड है, COOH ग्रुप है। ये 3 and 4 इज द कार्बोलिक एसिड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर द फिनॉल। तो ये फिनॉल है, एक कार्बोलिक एसिड है। तभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो एसिडिटी होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, वह कार्बोलिक एसिड की हायर होती है फिनॉल से। तभी जस्ट आपने पढ़ा कि एज एसिडिटी, ये एसिडिटी किसकी, तो ऑफ कार्बोलिक एसिड इज हायर देन फिनॉल। चूंकि जो कार्बोलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ज्यादा होती है फिनॉल से, सो इसीलिए जो एसिडिटी होगी किसकी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी किसकी, तो एसिडिटी ऑफ थर्ड या फोर्थ की ग्रेटर होगी किससे, तो फर्स्ट और सेकंड से। तभी जस्ट आपने पढ़ा कि कार्बोलिक एसिड मोर एसिडिक होती है किससे, तो फिनॉल से। इस कारण से जो एसिडिटी होगी किसकी, तो थर्ड और फोर्थ की हायर होगी किससे, तो फर्स्ट और सेकंड से। तो एसिडिटी ऑफ कार्बोलिक एसिड हायर होती है किससे, तो फिनॉल से। इस कारण से थर्ड एंड फोर्थ की एसिडिटी ज्यादा होती है फर्स्ट और सेकंड से। अब थर्ड एंड फोर्थ में किसकी ज्यादा होगी और फर्स्ट एंड सेकंड में किसकी ज्यादा होगी। तो आप देखिए यहां पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में CH3 प्लस आई ग्रुप है। तो अगर ये प्लस आई ग्रुप है तो ये जो एनायन फॉर्म करेगा COO माइनस, उसमें CH3 क्या है, तो प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा खिसका देगा, थोड़ा इधर खिसकाएगा, थोड़ा यहाँ खिसकाएगा, थोड़ा यहाँ खिसकाएगा, यहाँ खिसकाएगा, यहाँ खिसकाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर खिसका तो यहाँ पर H+ अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा।
तो अगर नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ी मतलब एनायन की स्टेबिलिटी घटी, तो अगर एनायन की स्टेबिलिटी घट गई तो एसिडिक का स्ट्रेंथ घट जाएगा। एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या होती है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड के, मतलब एनायन ऑफ एसिड के। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पुश करने से क्या होगी? तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा अगर बढ़ी तो स्टेबिलिटी आयन की, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड घट जाएंगी, तो एसिडिक एसिड घट जाएगा। तो ऑब्वियसली तो फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट आप कह सकते हैं कि जो एसिडिटी होगी किसकी? तो एसिडिटी किसकी? तो फोर्थ की कम होगी थर्ड से, मतलब थर्ड की ज्यादा हो जाएगी। किससे? तो फोर्थ से। अब ये फर्स्ट और सेकेंड में यहां क्लोरीन है। क्लोरीन क्या होता है? तो माइनस आई ग्रुप कि जी तो प्लस एम बी होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होती है। इतनी कम प्लस एम पावर होती है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्लोरीन क्या होता है? तो प्लस एम ग्रुप होता है और माइनस आई। लेकिन हैलोजन के केस में आपको मैंने बताया है कि उसकी जो प्लस एम पावर होती है बहुत ही वीक होती है, इतनी कम कि उसे नेग्लेक्ट करिए। मतलब यहां पर मेनली हम लोग क्या लेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्लोरीन क्या होती है? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचा मतलब नेगेटिव चार्ज को खींचा, मतलब एनायन ऑफ एसिड की स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। ऑब्वियसली अगर Cl या इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को अगर खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज की मात्रा पैदा होगी उसको घटाएगा, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड को बढ़ा देगा। तो ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगी? तो यदि इस एसिड की एनायन मोर स्टेबल हुई तो इसका मतलब जो एसिडिटी होगी किसकी? तो जो एसिडिटी होगी किसकी? तो फर्स्ट और सेकेंड में सेकेंड की ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट से। तो पहले हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया? तो पहले हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि जो कार्बोलिक एसिड होती है मोर एसिडिक होती है किससे? तो फिनॉल से। अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि कार्बोलिक एसिड मोर एसिडिक होती है फिनॉल से। तो कार्बोलिक एसिड मोर एसिडिक होती है किससे? तो फिनॉल से। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमने इंडक्टिव इफेक्ट का लगाया, क्योंकि प्लस आई ग्रुप है इस कारण से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ा देगा, मतलब स्टेबिलिटी घटा देगा। जबकि यहां पर क्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, वो क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटाएगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी घट गई, इससे मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इससे, और सेकेंड की ज्यादा फर्स्ट है। तो ओवरऑल इसलिए जो ओवरऑल एसिडिटी होगी, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी जो होगी, एसिडिटी जो होगी, ओवरऑल एसिडिटी क्या होगी? तो 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 यहां पर थर्ड की ज्यादा हो जाएंगे किससे? तो फोर्थ से। फोर्थ की ज्यादा हो जाएंगे किससे? तो सेकेंड से। सेकेंड की ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट से। इट इज द ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर ऑफ दीज एसिड्स। ठीक है। नाउ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोलिक एसिड मोर एसिडिक होती है किससे? तो फिनॉल से। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाएगी। कह रहा वाई एसिडिटी ऑफ पिक्रिक एसिड मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज हायर देन एसिडिक एसिड। कह रहा क्यों? पिक्रिक एसिड मोर एसिडिक होता है किससे? तो एसिडिक एसिड से। एसिडिक एसिड मतलब कार्बोलिक एसिड। पिक्रिक एसिड मतलब क्या हुई? तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिनॉल मतलब C6H5OH ये फिनॉल। इसके 2 पर मतलब फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पर NO2, 2, 3, 4 पर NO2, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर NO2। ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इधर पिक्रिक एसिड। ये क्या? तो पिक्रिक एसिड है। ये क्या? तो पिक्रिक एसिड है। फिनॉल है लेकिन 3 NO2 ग्रुप है, और ये एसिडिक एसिड CH3। करेक्ट क्यों? जो एसिडिटी होती है किसकी? तो पिक्रिक एसिड की ज्यादा होती है किससे? एसिडिक एसिड से, मतलब कार्बोलिक एसिड से। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिए, पिक्रिक एसिड में NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप के बारे में आपको मैंने बताया था। NO2 क्या होती है? इज ए स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा, इज ए स्ट्रॉन्ग -M एंड -I ग्रुप। जो NO2 क्या है?
तो स्ट्रॉन्ग माइनस एम एंड माइनस आई ग्रुप है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग माइनस एम एंड माइनस आई ग्रुप ऑन ऑर्थ एंड पैरा पोजीशन, अब जरा देखिए, यदि ये स्ट्रॉन्ग NO2 ग्रुप मौजूद है फिनॉक्साइड के, फिनॉल के ऑर्थो, अगर मान लेते हैं कि ये है ऑर्थो पोजीशन पर है, ये पैरा पोजीशन पर है और ये ऑर्थो पोजीशन पर। अब ऑर्थो पोजीशन पर होने से क्या होगा, तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी पैदा करेगा अपने ऑर्थो पोजीशन पर। ये NO2 का भी ऑर्थो पोजीशन, ये भी पॉजिटिव पोलैरिटी पैदा करेगा, ये भी क्या करेगा, तो पॉजिटिव पोलैरिटी पैदा करेगा। साथ ही साथ ये तीनों NO2 ग्रुप क्या करेगा, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो क्या हो रही है, तो जरा देखिए, तीन स्ट्रॉन्ग माइनस एम और माइनस आई ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन को मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच रहा है, इस कारण से इसे हाईली स्टेबल कर देता है। इतना ज्यादा स्टेबल कर देता है कि कार्बोनेट आयन से भी मोर स्टेबल हो जाती है। उसका कारण क्या है, तो ये 3 स्ट्रॉन्ग माइनस एम एन माइनस आई ग्रुप, मतलब 3 स्ट्रॉन्ग NO2 ग्रुप होने के कारण। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्यों एसिडिटी पिक्रिक एसिड की ज्यादा होती है एसिडिक एसिड से, तो हम लोग यहां पर रीजन में लिखेंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग माइनस एम एंड माइनस आई ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थ एंड पैरा पोजिशन, फिनॉक्साइड आयन becomes हाईली स्टेबल। क्यों हाईली स्टेबल हो जाता, क्योंकि ये तीनों NO2 ग्रुप क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लेता, जिसके कारण चार्ज की मात्रा बहुत घट जाती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग माइनस एम एंड माइनस आई ग्रुप एट ऑर्थ एंड पैरा पोजिशन, फिनॉक्साइड आयन बिकम्स हाईली स्टेबल। तो जो फिनॉक्साइड आयन होती है हाईली स्टेबल देन, या कि ये बिकम्स मोर स्टेबल, हाईली स्टेबल से बेटर होगा, मोर स्टेबल देन व्हाट, तो कार्बोनेट आयन, मोर स्टेबल देन कार्बोनेट आयन। सो यही कारण है कि जो एसिडिटी होती है किसकी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसकी, तो पिक्रिक एसिड इज हायर देन, जो एसिडिटी होती है पिक्रिक एसिड की वो हायर होती है किससे, तो एसिडिटी ऑफ पिक्रिक एसिड इज हायर देन एसिडिक एसिड। तो जो एसिडिटी होती है पिक्रिक एसिड की वो हायर होती है किससे, एसिडिक एसिड से। उसका कारण क्या है, तो बेसिक पिक्रिक एसिड में से अगर H+ को आप निकाल दें तो जो ट्राइनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा वो हाईली स्टेबलाइज कर दिया जाता है किसके द्वारा, तो 3 स्ट्रॉन्ग माइनस एम और माइनस आई ग्रुप द्वारा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग माइनस एम एंड माइनस आई ग्रुप एट ऑर्थ एंड पैरा पोजिशन, फिनॉक्साइड आयन बिकम्स मोर स्टेबल या हाईली स्टेबल देन कार्बोनेट आयन। सो एसिडिटी ऑफ पिक्रिक एसिड इज हायर देन एसिडिक एसिड। तो जनरली आपको मैंने बताया कि जो कार्बोनिक एसिड होती है मोर एसिडिक होती है फिनॉल से, समान तौर पर कार्बोनिक एसिड मोर एसिडिक होती है फिनॉल से। लेकिन एक अपवाद आपको आ गया कि ये फिनॉल है, लेकिन ये ज्यादा एसिडिक है किससे, कार्बोनिक एसिड से। एक्सेप्शनल है, केमिस्ट्री पढ़े तो एक्सेप्शन तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो कार्बोनिक एसिड होती है मोर एसिडिक होती है फिनॉल से, लेकिन उसका भी अपवाद आ गया क्या, कि जो पिक्रिक एसिड मतलब ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है वो मोर एसिडिक होता है किससे, एसिडिक एसिड से। ठीक है, तो राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, कर इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए। फर्स्ट वन इज द एसिटिक एसिड, सेकेंड वन इज द साइक्लोहेक्सेनॉल, थर्ड वन इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड फोर्थ वन इज द फिनॉल। तो सोल्यूशन, फर्स्ट वन क्या था, एसिटिक एसिड CH3 COOH, ये फर्स्ट। सेकेंड वन इज द साइक्लोहेक्सेनॉल, ये हेक्सेन में अगर OH लगा ली हेक्सेनॉल, रिंग मत दीजिएगा, रिंग दीजिएगा तो फिर फिनॉल हो जाएगा, है ना। ये सेकेंड होगी। थर्ड वन इज द 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल,
ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये थर्ड हो गई। एंड फोर्थ वन इज सिंपल फिनॉल, C6H5OH, फिनॉल। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। तो सामान्य तौर पर हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि एसिडिटी होती है सामान्य तौर पर, इन जनरल हम लोग क्या कहते हैं, इन जनरल वी कॉल, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या बुलाते हैं कि जो एसिडिटी होती है किसकी, तो ऑफ कार्बोलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोलिक एसिड इज हायर देन फिनॉल, is higher than alkyl alcohol। ये समान तौर पर हम लोग याद रखते हैं कि जो कार्बोनिक एसिड की एसिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, तो फिनॉल से, और फिनॉल की एसिडिटी हायर होती है किससे, तो एल्काइल अल्कोहल से, मतलब मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, कुछ भी हो। तो समान तौर पर हम लोग कहते हैं कि जो कार्बोनिक एसिड होती है वो मोर एसिडिक होती है किससे, तो फिनॉल से, और फिनॉल मोर एसिडिक होता है किससे, तो एल्काइल अल्कोहल से। तो हमें लग रहा कि जी फर्स्ट की एसिडिटी ज़्यादा होना चाहिए किससे, तो इन तीनों से। अब इन तीनों में थर्ड और फोर्थ का ज़्यादा होना चाहिए सेकेंड से, और थर्ड और फोर्थ में थर्ड का ज़्यादा होना चाहिए फोर्थ से। लेकिन एक्सेप्शन, यहां पर आपको एक्सेप्शन ध्यान रखना है। एक्सेप्शन क्या होती है, तो जो एसिडिटी होती है किसकी, तो एसिडिटी ऑफ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज हायर देन कार्बोनिक एसिड, मतलब देन एसिडिक एसिड। इसलिए जो यहां पर एसिडिटी ऑर्डर होगी, इसलिए यहां पर जो एसिडिटी ऑर्डर होगी, क्या होंगी, तो ऐसे तो हमें लग रहा था ये ज्यादा होना चाहिए इन दोनों से, और इन दोनों का ज्यादा होना चाहिए इससे। क्यों, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड है, तो कार्बोनिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होती है किससे, तो फिनॉल से, और फिनॉल की एसिडिटी ज्यादा होती है एल्काइल अल्कोहल से। कार्बोनिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होती है फिनॉल से, फिनॉल का ज्यादा होता है ऑब्वियसली एल्काइल अल्कोहल से, मतलब फर्स्ट का ज्यादा होना चाहिए था थर्ड एंड फोर्थ से, और थर्ड और फोर्थ का ज्यादा होना चाहिए था सेकंड से। लेकिन इसमें आ गया अपवाद, क्या कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी ज्यादा होती है किससे, एसिडिक एसिड से। इसीलिए यहां पर एसिडिटी ऑर्डर क्या होगी, तो थर्ड की ज्यादा हो जाएगी किससे, फर्स्ट से, थर्ड की ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट से। अब उसके बाद किसका होगा, उसके बाद हो जाएगा फिनॉल का, उसके बाद किसका हो जाएगा, तो एल्काइल अल्कोहल का। तो सामान्य तौर पर हम लोग कहते हैं कि जो एसिडिटी होती है कार्बोनिक एसिड की ज्यादा होती है किससे, तो फिनॉल से, और फिनॉल का ज्यादा होता है एल्काइल अल्कोहल से। लेकिन इसमें अपवाद है, पिक्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती किससे, एसिडिक एसिड, इसीलिए इसका ज्यादा हो गया इससे, फिर ये। तो इस तरह से हम लोग एसिडिटी करेंगे। अभी और इसमें है ऑर्थो इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट कार्बोनिक बेंजोइक एसिड। तो और अभी और इसके अंदर एसिडिटी के अंदर अगर शुरू भी करेंगे तो कंप्लीट करने में लंबा हो आएगा। तो इसे बाकी जो बचा हुआ इफेक्ट ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, वो हम लोग बचे हुए पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।